बेशर्म टेलर बहू। देखो भाभी, पैंट शर्ट एकदम से चकाचक सिलना चाहिए। लाली का सिलाई चकाचक ही होती है, फिर क्या चिंता। जा हैप्पी होकर घर जा। अभी से घर कैसे जाऊं भाभी जी, आपने नाप तो लिया ही नहीं। पुराने नाप से काम चल जाएगा ना। ना भाभी जी, नाप तो लेना ही पड़ेगा। मैं नाप में कोई गड़बड़ नहीं चाहता। लाली लेडीज होकर भी जेंट्स टेलर यूं ही नहीं बन गई थी। वो मर्दों की फितरत को अच्छे से समझती थी और उसी का फायदा उठाकर लोगों से कपड़ों की सिलाई के नाम पर खूब पैसा भी ऐठा करती थी। उसे लोगों को खुश करना बड़े अच्छे से आता था, इसीलिए तो वो तुरंत नाप लेने को तैयार हो जाती है। डोले शोले तो खूब बना रखे हैं आपने। अब जिम में तोते उड़ाने थोड़ी न जाता हूँ भाभी जी। हाँ वो तो है, पर थोड़ा तनकर खड़े होइए ना। जिम वाला छाती भी तो नापना है। हाँ नापिए ना, दिल खोल कर नापिए। लाली बला की खूबसूरत और जवान तो थी ही, साथ ही बहुत चालाक भी थी। वो ग्राहक को खुश करने के लिए जानबूझकर यहाँ वहाँ इंची टेप चलाती और इसी बहाने उसके शरीर को कई जगह से छूती। वो ये सब इतनी सफाई से करती थी कि हर कोई मदहोश सा होकर आंखें बंद कर लेता और किसी और ही दुनिया में खो जाता। काश लाली भाभी नाप लेते लेते मेरी छाती से लिपट जाए तो सच में मजे आ जाए। अब भाभी जी तनिक उचक कर नाप लीजिए ना। अब क्या तेरे कंधे पर बैठकर नाप लूं बदमाश? चल बहुत हुआ नाप। लाली की खूबसूरती, मीठी मीठी मिश्री सी बातें और नाप लेने के नाम पर हल्की फुल्की छेड़छाड़ ग्राहक के मन को उचाट कर देती थी और उसका हर एक ग्राहक यही सोचने पर मजबूर हो जाता। लगता है लाली भाभी मुझ पर मरने लगी हैं और मैं एक दो बार कपड़े सिलवाने के बहाने इसकी दुकान पर आया तो समझो ये पटी जाएगी। लाली घर से बाहर अपनी दुकान पर जितनी खुली और इश्क मिजाज नजर आती थी, वहीं अपने घर में उसका रंग कुछ और ही था। घर में वो एक बहुत ही संस्कारी और समझदार बहू की तरह रहती थी और कम बोला करती थी। साथ ही जब वो दुकान की कमाई अपनी सास सविता के हाथों में थमाती तो वो लाली की बड़ाई करते नहीं थमती थी। जरूर पिछले जन्म में पुण्य किए होंगे मैंने, जो इस जन्म में लाली जैसी बहू मिली है हमें। जब से लाली टेलरनी बनी है, पैसे की तो घर में मौज ही हो गई है। ओ अम्मा जी, टेलरनी नहीं टेलर मास्टरनी बोलिए ना, आखिर टेलर का भी कुछ इज्जत होता है। लाली ये कह ही रही होती है कि तभी उसकी जेठानी आरती आ जाती है। आरती से लाली की बड़ाई सहन नहीं हो पाती, इसीलिए वो लाली पर ताना मारते हुए कहती है, अरे अम्मा कसम आपकी, सिर्फ टेलर मास्टरनी ही क्यों, इनको तो शहर की मशहूर मर्दाना टेलर मास्टरनी बोलिए ना। वो तो मैं हूँ ही, जानती भी हो। मेरी मॉडर्न सिलाई का दीवाना तो शहर का हर मर्द है, हर मर्द। वो तो राम ही जाने कि लोग तेरी सिलाई के दीवाने हैं कि तेरे। अम्मा कसम, लाली टेलर मास्टरनी, इतना घमंड अच्छा नहीं होता है। हाँ। आरती और लाली को इस तरह बहस करते देख सविता को अच्छा नहीं लगता। आरती लाली को नीचा दिखाने की कोशिश करने लगती है, इसीलिए सविता को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो आरती को डांटते हुए कहती है, आरती बहू बंद करो ये ओछी बातें करना। लाली मेरी कमाऊ बहू है और मैं अपनी कमाऊ बहू के खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहती। कमाऊ बहू, पता नहीं वहाँ टेलर शॉप में कौन से गुल खिलाती है। ये कहकर गुस्से में भरी हुई आरती वहाँ से चली जाती है और फिर कुछ दिन बाद अकेले में बैठे बैठे सोचती है, अम्मा कसम, एक बार देखना तो पड़ेगा कि ई लाली इतना मशहूर टेलर मास्टरनी कैसे बन गई। ये सच में इतना मशहूर टेलरनी है या फिर कोई और ही झोल है। यही सोचकर एक दिन आरती लाली की दुकान पर पहुंच जाती है। वो खिड़की से दुकान में झांक कर देखती है तो हैरान रह जाती है। भाभी जी आप नाप ले रही हैं या छुई मुई का खेल खेल रही हैं? यही तो है लाली का स्टाइल, जो एक बार नाप लेता है लाली को बार बार नाप देने के लिए बावला हुआ फिरता है। हाँ वाह भाभी जी, ऐसा छेड़छाड़ वाला नाप लोगी तो समझो हम भी बावले हुए और बार बार नाप देने आएंगे। लाली नाप लेने के बहाने बार बार ग्राहक को छू रही थी और ग्राहक मदहोश शराबी सा डोले जा रहा था। ये देखकर आरती हैरान रह जाती है। अम्मा कसम, ये लाली तो बड़ी बेशर्म है। अब पता चला इसका मशहूर टेलर मास्टरनी होने का राज। बदमाश, नाप लेने के बहाने ग्राहकों को फंसाती है। घर में बहू संस्कारी और बाहर रंभा कुमारी। अब तो मैं इसको सबक सिखा कर ही रहूंगी। कहते हैं कि धोखे और फरेब का धंधा ज्यादा दिन नहीं चलता
और बुराई के रास्ते पर चलकर भलाई कभी हो ही नहीं सकती। लाली के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन रज्जू टपोरी उसकी दुकान पर कपड़े सिलवाने आया और अपनी आदत से मजबूर लाली नाप लेते हुए उसके साथ भी वही करने लग जाती है जो वो अपने ग्राहकों को फंसाने के लिए करती थी। वाह जी वाह, तुम तो बड़े अलग अंदाज में ही नाप ले रही हो। मैं तो बोलूं कि तुम ये टेलर वेलर का काम छोड़ मसाज का काम शुरू कर दो। वो भी कर दूंगी और मुझसे कपड़े सिलवाने वालों को फ्री में मसाज दूंगी। हाँ। नाप लेने के दौरान रज्जू टपोरी की आंखें कई बार लाली से मिलती है और वो मुस्कुराकर उसे देखती है तो वो दिल खो बैठता है। मैं बोलूं, आइटम तो बड़ा सोना है, इस पर तो हाथ रखना ही पड़ेगा बे रज्जू टपोरी। यही सोचकर रज्जू टपोरी लाली के पीछे पड़ जाता है और कपड़े सिलवाने के बहाने आए दिन लाली की दुकान पर आने लगता है। अपने ग्राहक के इस पागलपन को देखकर लाली फूल ही नहीं समाती। लगता है आपको हमारे हाथ से सिले कपड़े बहुत ज्यादा पसंद आने लगे हैं। मुझे तो कपड़े से ज्यादा तुम्हारा नाप लेने का स्टाइल बहुत ही पसंद है। वाह वाह, जब भी नाप लेती हो मंत्र मुग्ध कर देती हो। ससुर मदहोशी छा जाती है और वो क्या कहते हैं कि मोम सा पिघलने का मन करता है। रज्जू टपोरी की बात सुनकर लाली कुछ लज्जा सी जाती है और बात को घुमाने की कोशिश करते हुए कहती है, आप भी बड़े मजाकिया हैं, पर हैं तो ग्राहक ही ना। खैर, अब मजाक करना छोड़िए और बताइए कि आप क्या लेंगे, चाय या ठंडा पानी? चाय पिलाकर काहे को गर्मी बढ़ाती हो हैं? अब तो ठंडा पानी पीकर ही कुछ राहत मिल सकती है लाली मास्टरनी। कुछ दिन ठीक ठाक से बीत जाते हैं और फिर एक रोज रज्जू टपोरी लाली की शॉप पर आ जाता है। सुन बे लाली मास्टरनी, तुम कहा अभी कभी मेरे साथ चलना पड़ेगा, बोल चलेगी ना? मैं कहीं नहीं जा सकती, मुझे मेरी दुकान भी तो देखनी है ना। ये कहकर लाली रज्जू टपोरी को टालने की कोशिश करती है, मगर तभी उसे लाली पर गुस्सा आ जाता है और वो लाली का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लाली उसको जोरदार तमाचा जड़ देती है। बदमाश, तेरी इतनी मजाल कि तू मुझे छुए? हाँ? नाप लेने के बहाने लोगों को छूकर उनका फायदा उठाने वाली बेशरम टेलर, आज मैं तेरी सारी शराफत निकाल देगा। ये कहकर रज्जू टपोरी और उसके साथी लाली को जबरन उठा लाते हैं। आज मैं तुमको नाप लेने वाला टेलर लाली मसाज पार्लर वाला लाली बना देगा। बहुत शौक है ना तुझे मर्दों के साथ छुआ-छाई खेलने का? मैं तेरा ये शौक अभी पूरा कर देता हूँ। ये कहकर रज्जू टपोरी लाली की तरफ बढ़ता है और लाली चीखने लगती है, मुझे मत छूना बदमाश, बचाओ, कोई मुझे इस बदमाश से बचाओ। इससे पहले कि रज्जू टपोरी कुछ करता, आरती पुलिस लेकर आ जाती है और पुलिस को देखते ही रज्जू टपोरी और उसके साथी भाग खड़े होते हैं। लाली आरती से माफी मांगते हुए कहती है, दीदी मुझे माफ कर दो, मैं पैसा कमाने के लालच में रास्ते से भटक गई थी। पर अब तो ऐसा कभी नहीं करोगी ना? अब तो तू औरत की मान मर्यादा को समझ गई होगी। जी दीदी, मैं समझ गई हूँ, अब से मैं लाज शर्म से ही रहूंगी। ये सुनकर आरती बहुत खुश होती है और लाली को गले से लगा लेती है। इस तरह वो लाली को सबक सिखा। अब उठ भी जा मोना, नहा ले, लड़के वाले आते ही होंगे। मेरी नाक कटवाने का एक भी मौका तू मत छोड़ना। अरे मम्मा, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? मैं बिना नहाए हुए भी हीरोइन से कम नहीं लगती हूँ। 2 मिनट में तैयार हो जाऊंगी। कभी नहीं सुधरेगी तू। जब तक यहाँ है कर ले अपनी मनमानी। शादी के बाद तुझे समझ आएगा मैं ये सब क्यों बोलती थी। तू पहली बार मिलेगी आदि से, इम्प्रेशन अच्छा पड़ना चाहिए। तेरी नई जिंदगी की शुरुआत है, कम से कम आज तो नहा ले। क्या मम्मा, मैं ये सब नहीं मानती हूँ। मोना पिंकी के डर से नहाने चली जाती है, लेकिन पानी देखते ही उसकी हालत खराब होने लगती है। वो अपने जैकेट और टोपी तक नहीं उतारती है। ओह ओह ओह, इतनी ठंड। ये मम्मा भी ना, मुझ पर जरा भी दया नहीं आता इनको। चल मोना, तू तो एक्ट्रेस है ही, शुरू कर दे अपनी एक्टिंग। मोना पानी से भरी बाल्टी जमीन पर गिरा देती है और नहाने की एक्टिंग करने लगती है। ओह
उफ ये ठंड। इधर मानो अपने मुंह पर पानी के छींटे मारकर निकलती है, उधर आदि अपने परिवार वालों के साथ वहां आ जाता है। मोना को देखते ही संगीता उसे पसंद कर लेती है और कहती है, इतनी ठंड में मोना रोज नहाती है, और क्या चाहिए हमें? हम तो बस अपनी बहू में यही गुण चाहते हैं, सो हमें मिल गया है। मोना और आदि का रिश्ता तय हो जाता है, लेकिन पिंकी चिंता में डूब जाती है। इन लोगों को जब ये पता चलेगा कि मोना महीनों तक नहीं नहाती तो क्या होगा। देखते ही देखते शादी का दिन आ जाता है और दोनों की शादी हो जाती है। विदाई के वक्त पिंकी मोना से कहती है, ससुराल में रोज नहा लेना, रसोई में बिना नहाए मत जाना, मेरी इज्जत तेरे हाथ में है। मम्मा तुम बेफिक्र रहो, मैं देख लूंगी सब। तभी वहां संगीता आकर कहती है, क्या खुसुर पुसुर चल रही है माँ बेटी में? दोनों की बातें खत्म हो गई हो तो हमारी बहू को विदा कीजिए बहन जी। बस यूं ही बहन जी। पिंकी मोना को समझाकर विदा कर देती है। ससुराल में मोना को सभी पसंद करते हैं। अगली सुबह संगीता मोना को 4 बजे उठा देती है और कहती है, बहू उठकर नहा लो, आज तुम्हारी पहली रसोई है। मोना आधी नींद में कहती है, इतनी ठंड में रोज रोज कौन नहाता है? 15 दिन पहले ही तो मैं नहाई थी, अब मैं नहीं नहाने वाली जब तक गर्मी नहीं आती है। संगीता मोना को हिलाते हुए कहती है, ये क्या कह रही हो तुम बहू? हड़क कर मोना उठती है और कहती है, अब वो नींद में थी इसलिए कुछ मुंह से निकल गया, मैं रोज नहाती हूँ मम्मी जी, अभी तुरंत मैं नहा कर आती हूँ। मोना अपने कपड़े लेकर नहाने जाती है। पानी देखते ही उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकलने को तैयार हो जाती है। बहुत हिम्मत करके जैसे ही वो पानी को हाथ लगाती है, उसके दांत किटकिटाने लगते हैं। ओही माँ, मैं तो मर गई। नहीं बाबा नहीं, मुझसे नहाया नहीं जाएगा। यहाँ कौन सा मम्मा है जो बाहर कान लगाए खड़ी होगी? बिना नहाए निकल जाती हूँ। तैयार होकर मोना नाश्ता बनाती है। कई दिनों से ना नहाने के कारण उसे खुजली आने लगती है और ये सब संगीता देख लेती है। बहू तो रोज नहाती है, फिर इसे खुजली क्यों आ रही है? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं? फिर थोड़ी देर बाद मोना सबको खाना परोसती है। जल्दीबाजी के कारण मोना आज परफ्यूम लगाना भूल जाती है और उसकी बॉडी से बदबू आने लगती है। बहू लगता है तू आज ठीक से नहाई नहीं है। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं पूरे आधे 1 घंटे तक नहाई हूँ आज। लेकिन मैंने तो देखा था भाभी, आप 5 मिनट में ही बाथरूम से बाहर आ गई थी। मोना तुरंत अपने कमरे में जाती है और ढेर सारा परफ्यूम अपने पर छिड़क लेती है। थोड़ी देर बाद श्वेता कुछ काम से मोना के कमरे में जाती है और उसका बाथरूम यूज करती है। ये तो एकदम सूखा पड़ा है, जैसे सुबह से कोई नहाया ही ना हो। इसका मतलब भाभी झूठ बोल रही थी। मम्मा रोज मुझे नहाने के लिए सुनाती रहती हैं। उन्हें अपनी बहू की चालबाजी भी तो पता चले। श्वेता सब कुछ संगीता को बता देती है और अगले दिन संगीता और श्वेता मोना पर पूरी नजर रखते हैं। मोना उठते ही नहाने चली जाती है और हमेशा की तरह अपने मुंह पर पानी छिड़ककर निकल जाती है। हे भगवान, जल्दी से गर्मी आ जाए, फिर मैं रोज नहाऊंगी। कितने दिन तक ऐसे एक्टिंग करनी होगी? अब मैं थक गई हूँ। ये सब संगीता और श्वेता छुप कर सुन लेती है और मोना पर संगीता का गुस्सा फूट पड़ता है। आज तक कोई भी मेरी रसोई में बिना नहाए हुए नहीं गया है। छी, इतने दिनों तक कौन नहीं नहाता है? आदि को जब ये पता चलता है तब वो कहता है, आज से तुम मेरे कमरे में नहीं रहोगी। इतनी गंदी रहती हो तुम, सो डर्टी। महीने तो कौन नहीं नहाता है? छी, यक। ऐसा नहीं है आदि। सभी मोना से बात करना बंद कर देते हैं, लेकिन मोना को कौन सा कोई फर्क पड़ता है। ये लोग सोच रहे हैं ऐसा करने से मैं नहाने लगूंगी। कौन मरे इतनी ठंड में नहाने के। मेरे तो हाथ के रोए ही खड़ी हो जाते नहाने के नाम से, और मैं नहाने जाऊंगी ये इनकी बेवकूफ़ी है। ना करे बात, गर्मी आते ही सब नाउमल हो जाएंगे। तब तक के लिए फोन है ना मेरे पास। दिन बीतने लगते हैं और मोना अब तो और फ्री हो गई है। अब तो उससे एक्टिंग भी नहीं करनी पड़ती है। गंदगी के कारण मोना के बॉडी पर व्हाइट हेड्स हो जाते हैं, चमड़ियाँ उतरने लगती है और मोना बीमार पड़ जाती है। उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि वो बेड से उठ भी नहीं पाती है। मोना की खराब हालत देखकर आदि डॉक्टर को बुलवाता है और डॉक्टर कहता है,
उफ, ये सब बीमारी ना नहाने के कारण हुई है आपको। पढ़ी लिखी आज की लड़की होकर भी आपको नहाने से इतना परहेज है। इतने एडिंग आते हैं टीवी पर, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, पता नहीं आप जैसों को समझ क्यों नहीं आता है। डॉक्टर कोई दवाई दे दीजिए जिससे मैं उठ पाऊँ। आपको दवाई की नहीं, नहाने की जरूरत है। आप नहा के आओ, फिर देखना सब कुछ ठीक हो गया है। डॉक्टर चला जाता है। मोना गर्म पानी से नहाती है और उसे ठीक लगने लगता है। ये तो चमत्कार हो गया। मम्मा और मम्मी जी ठीक ही कहते थे। अब मैं चाहे कितनी भी ठंड क्यों ना हो, चाहे बर्फ के गोले ही क्यों ना पड़े, मैं रोज नहाऊंगी। मोना नहा के निकलती है और पिंकी आ जाती है और कहती है, बहन जी आपने वो कर दिखाया जो मैं इतने दिनों में नहीं कर पाई। स्वच्छ रहो, स्वस्थ रहो। एक लड़की के सूट का दुपट्टा उसके चेहरे पर आ जाता है और उसकी शर्ट की बटन में फंस जाता है। किसकी इतनी मजाल जो लैला का पल्लू पकड़े। ख्वाब तो सबके यही है लैला, मजाल किसकी हुई देख तो। लैला न आओ देखती है न ताओ और मुड़कर एक करारा तमाचा रौनित के मुंह पर मार देती है। इतनी हिम्मत तुम्हारी, मेरा दुपट्टा पकड़ा। नो, आई डिडंट डू दैट। आपका दुपट्टा हवा के कारण मेरे चेहरे पर आया और मेरे शर्ट के बटन में फंस गया। हाय रे लैला, ये तो बेचारा निर्दोष है। इसके पहले कि लैला कुछ कहती, रौनित वहाँ से चला जाता है। रौनित को दिन भर वो बैकलेस सूट वाली लड़की याद आती रहती है और वो उसे मन ही मन चाहने लग जाता है। लैला भी सॉरी बोलने को रौनित को ढूंढ रही होती है और उसके घर पहुंच जाती है। मैं वो पहाड़ी वाले पंडित जी की रिलेटिव हूँ, शहर से आई हूँ। उस दिन मुझे लगा कि कोई मुझे छेड़ रहा है। आई एम सॉरी। रौनित को जिसका इंतजार था वो लड़की उसके घर पर आ चुकी थी। रौनित की माँ पंडित जी से बात कर दोनों की शादी पक्की करवा देती है। शादी से एक दिन पहले, टेलर भैया ब्लाउज बिल्कुल बैकलेस होना चाहिए। ये तो मेरा बचपन का सपना था जो पूरा होने वाला है, और हर दिन के लिए एक न्यू बैकलेस ब्लाउज रेडी करवा दीजिए। शादी के दिन लैला अपना बैकलेस ब्लाउज पहनकर फेरे के लिए बैठ जाती है, जिसे देखकर सभी औरतें उसकी बातें बनाने लग जाती हैं। अरे छबेली, ये लैला तो तेरी भी माँ निकली। ऐसा ब्लाउज इससे अच्छा तो पहनती ही ना। वही ना चाची, तू तो मेरे ब्लाउज को तीखा कहती थी। देख ले शहर की बहुओं का चलन। औरतें तो औरतें, सभी मर्दों की नजर भी बस लैला की पीठ पर ही थी, जिसमें से एक हलवाई तो पूड़ी तलने की जगह बस उसे ही देखे जा रहा था। रौनित का भी भाग्य है सोने की कलम से लिखा हुआ। ऐसी किस्मत मेरी होती तो मजा आ जाता। सभी की बातें सुनकर शोभा खून का घूंट पी लेती है और बस शादी संपन्न हो जाने का इंतजार करती रहती है। शादी के दूसरे दिन लैला सुबह सुबह उठकर अपने डिजाइनर बैकलेस ब्लाउज पहनकर तैयार होकर बाहर जाने को निकलने लग जाती है। अरे बहू, ऐसे कपड़ों में कहाँ जा रही हो तुम? कल की बात और थी, तुम्हारी शादी थी तो मैंने कुछ नहीं कहा। अब तुम मेरे घर की बहू हो। ऐसे खाली पीठ, वो भी नई बहू, बाहर जाए शोभा नहीं देता। आपकी ऐसी सोच के कारण ही तो रौनित शहर की लड़की को बहू बनाना चाहता था। मम्मी जी, आप टेंशन मत लीजिए, कोई स्यापा नहीं होगा। मैं सब संभालना जानती हूँ। टेलर से कल पहनने के लिए ब्लाउज भी तो लेना है। ये कहकर लैला टेलर के पास जाने निकल पड़ती है। रास्ते में वो हलवाई फिर से लैला को देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। मैम साहब, आप तो रौनित बाबूजी की मेहरारू है ना? मैंने ही आपकी शादी में खाना बनाया था। ओह गॉड, फाइनली। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हें पता नहीं तुमने मेरा काम कितना आसान कर दिया है। मुझे एक कुक की तलाश थी क्योंकि मुझे खाना बनाना ही नहीं आता। मेरा नाम रंगा है मैडम। वही मैं कहना चाहता था कि आप काम करती हुई शोभा नहीं देती। लैला हिलती डुलती अपने ससुराल रंगा को लेकर पहुंच जाती है। अरे बहू, अपनी पहली रसोई तो बना, तेरे ससुर जी भूखे हैं। मुझे भी बहुत जोरों से भूख लगी है। और ये रंगा को क्यों ले आई तू? माँ जी, अब इस उम्र में आप खाना बनाती तो अच्छा नहीं लगता, तो मैंने एक कुक रख लिया। ये हमारा सारा काम कर देगा। एक बार कमरे में आ बहू। शोभा लैला को कमरे में ले जाकर कहती है, इस रंगा की नजरें मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही हैं बहू। मुझे पता है माँ जी, आप ये सब कुछ मेरे पैसे बचाने के लिए कह रही हैं।
ऐसा कुछ भी नहीं है। अब से खाना रंगा ही बनाएगा। मैं बाजार जाकर राशन ले आती हूँ। रंगा पहली रसोई बनाने में मेरी मदद करेगा। लैला थैली लेकर राशन लेने निकलती है, जहाँ एक फुक्के वाला उसका बैकलेस ब्लाउज देखकर गाना गाने लगता है। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। लैला एक तमाचा फुक्के वाले को मारती हुई कहती है, और लो हो गई भूल। मुझे कोई कमजोर लड़की मत समझना जो तुम्हारे गाने सुनकर चुपचाप चली जाए, समझे? लैला राशन खरीद कर घर जाती है और अपनी पहली रसोई रंगा की मदद से बनाती है। लैला अपनी सास की बात को नजरअंदाज कर अपने मन की ही करती है। कुछ दिन बाद एक दिन जब लैला घर पर अकेली थी, रंगा रसोई से आवाज लगा कर कहता है, आज क्या खाओगी? क्या बनाओगे रंगा? मुझे खा लो। ये कहकर रंगा लैला के सामने आकर खड़ा हो जाता है। तुम्हारी ये मजाल? रंगा को झापड़ मारने के लिए लैला अपना हाथ उठाती ही है कि रंगा उसकी कलाई पकड़ लेता है। मुझे अपना पति मत समझना। नहीं, आज तो समझ ही सकती हो। रंगा लैला के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है कि तभी खिड़की से कूदकर शोभा अंदर आ धमकती है और अपनी लाठी से मार मार के रंगा की हड्डी पसली एक कर देती है। ये बूढ़ी नजरें इतनी भी कमजोर नहीं। रास्ते में जाते वक्त भी मेरा मन तेरे पास पड़ा था। बहू, मुझे लगा तू अकेली होगी तो मेरा दिल नहीं माना और मैं आ गई। मैं नहीं आती तो क्या होता तेरा बहू? मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मेरी गलती हो गई। अब मैं कभी आपकी बात नहीं काटूंगी। आप जो कहेंगी वही करूंगी। इस हादसे के बाद लैला अपनी सास की कभी कोई बात नहीं टालती और एक अच्छी बहू साबित होती है।